हेलो, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स में कैसे पता चलता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है और कब नॉन रेजिडेंट होता है। तो एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या डीम्ड रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। दोबारा समझ लेते हैं, या रेजिडेंट होगा या डीम्ड रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन जाता है तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या वो नॉट ऑर्डिनरी होगा। अगर कोई बंदा डीम्ड रेजिडेंट है तो इसका मतलब वो 100% नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही है। इसका मतलब वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है अगर वो डीम्ड रेजिडेंट है तो। आइए अब देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट कहलाता है। देखते हैं, ज़रा डेफिनेशन देखते हैं एक बार। क्या लिखता है डेफिनेशन में? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(1) एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब कहलाएगा? जब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे। पहली कंडीशन जिस साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उस साल वो कम से कम 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। कम से कम 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब वो उस हमारी कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है। या फिर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? जिस साल का स्टेटस निकाला जा रहा है, मतलब जिस साल की इनकम निकाली जा रही है, कम से कम उसमें 60 डेज़ रहना चाहिए। एंड ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एंड कंपल्सरी एक और कंडीशन क्या फुलफिल करनी है उसके साथ एक और फुलफिल करनी है कि जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उससे पिछले 4 साल वो कम से कम 365 डेज़ रहना चाहिए। मतलब दो बातें समझ आती हैं। पहली बात कि पिछले साल जिस साल का निकाला जा रहा है उसमें 60 डेज़ या उससे ज़्यादा, और उससे पिछले 4 सालों में कम से कम 365 डेज़ या उससे ज़्यादा अगर रहता है तो वो हमारे कंट्री का रेजिडेंट बन जाएगा। जरा समझते हैं हम क्या कहता है। ही हैज़ बिन इन इंडिया, वो रह रहा है इंडिया में फॉर द प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की हम उसकी इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, जिस साल का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। ही हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज़ और मोर, कम से कम 182 डेज से ज़्यादा उस साल रह गया तो इसका मतलब वो उस कंट्री का, वो हमारा इंडिया की कंट्री का रेजिडेंट बन चुका है। या फिर ये नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन क्या कहता है? ही हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, जिस साल का निकाल रहे हो उससे पिछले 4 साल कितने दिन से ज़्यादा? 365 डेज से ज़्यादा रह रहा है। एंड जिस साल का इनकम टैक्स निकाल रहे हो, जिस साल का स्टेटस निकाल रहे हो उस साल 60 डेज से ज़्यादा रह रहा है। इसका मतलब वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट बन चुका है। ठीक है, 6(1) समझ आ गया सबको। अब 6(1) जो 6(1) फॉलो नहीं कर पाता वो क्या होता है? वो हमारी कंट्री का नॉन रेजिडेंट हो जाता है। जो 6(1) फॉलो नहीं कर पाता वो हमारी कंट्री का नॉन रेजिडेंट हो जाता है। अब बात ये आती है नंबर ऑफ पीरियड स्टे इन इंडिया कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पीरियड स्टे इन इंडिया निकालने का भी एक फॉर्मूला है, देखते हैं। ये तीसरा पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल आर कंसीडर्ड टू बी इन इंडिया। इसका मतलब जिस दिन इंडिया को छोड़ के गया वो भी दिन काउंट होगा स्टे इन इंडिया में, और जिस दिन इंडिया में आया वो भी दिन काउंट होगा स्टे इन इंडिया में। आइएगी मेरी बात समझ? मतलब जिस दिन छोड़ के जाता है वो भी इंक्लूड कर लो इंडिया के डेज काउंट करने में, स्टे इन इंडिया काउंट करने में, और जिस दिन वापस रिटर्न आता है रात के 1 बजे भी आता है तो उस दिन को भी हम नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया में काउंट करेंगे। ये तो कहानी थी रेजिडेंट निकालने की। ठीक है जी। आइए अब समझते हैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस को कि क्या है इसकी कुछ एक्सेप्शन। देखते हैं एक्सेप्शंस क्या है इसकी। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। कुछ कैटेगरी ऑफ बंदे रेजिडेंट सिर्फ तभी माने जाएंगे अगर वो सेटिस्फाई करते हैं पहली कंडीशन 182 डेज और मोर की।
इसका मतलब अगर वो दूसरी सेटिस्फाई करता भी है तब भी वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। कौन बंदे? जो भी बताने वालों में चिंता मत करो, बताने वालों कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जिसको सिर्फ पहले ही फुलफिल करनी है टू बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया। देखते कौन कौन से बंदे। पहला कौन सा बंदा? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन कौन है भाई? इंडियन सिटीजन जिसके पास, ऐसा इंडियन बंदा जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, मतलब जो यहाँ पे पैदा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन हु लीव द इंडिया। इंडियन सिटीजन कौन से इंडियन सिटीजन? जिसने इंडिया को छोड़ा है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कौन से साल छोड़ा है? जिस साल की इनकम निकाल रहे हो। पिछले 5 साल पहले छोड़ के गया था भाई, नहीं काउंट, इस वाली केस में नहीं आएगा। इस वाले केस में कौन आएगा? इस वाले केस में सिर्फ वही बंदा आएगा जिस साल की इनकम निकाल रहे हो, उसी साल वो इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ के गया। आगे देखते कैसे छोड़ के गया, क्यों छोड़ के गया? एज अ मेंबर ऑफ द क्रू मेंबर है वो, शिप में काम करता है वो, एज अ मेंबर ऑफ क्रू मेंबर है वो, शिप में काम करता है। और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया, और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया, मतलब मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, जिस साल की इनकम निकाली जा रही है उस साल इंडिया को छोड़ के गया हूँ। क्यों छोड़ के गया? क्योंकि मैं क्रू मेंबर हूँ। और दूसरा क्यों छोड़ के गया? क्योंकि मेरी बाहर जॉब लग गई है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के गया हूँ। अगर ऐसे वाला बंदा है तो उसको पहली कंडीशन ही फुलफिल करनी है टू बिकम अ रेजिडेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सेकंड चलते हैं, अगला कौन सा ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल करनी है? देखते हैं क्या कहते हैं। इंडियन सिटीजन, यहाँ पे भी यही बात है, इंडियन सिटीजन जो यहाँ पे पैदा हुआ, और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भाई साहब ये क्या होता है भाई? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है जिसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स 1947 से पहले यहाँ पे पैदा हुए थे। जिसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स 1947 से पहले यहाँ पैदा हुए थे, तो वो क्या बन जाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब क्या कहता है? इंडियन सिटीजन और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड द इंडिया, रहता बाहर है, लेकिन यहाँ आया है टूरिस्ट वीज़ा पे, लेकिन यहाँ आया है कम टू विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। वो यहाँ पे आया है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आया है, क्या करने के लिए? इंडिया में घूमने आया है, अपने पेरेंट्स से मिलने आया है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आया है। तो उसको भी सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल करनी है, और वो कंडीशन क्या है कि 182 डेज से ज़्यादा रह जाता है तो रेजिडेंट है, और अगर 182 डेज से ज़्यादा नहीं रह पाता तो वो नॉन रेजिडेंट बनता है। अब इसके लिए एक चीज़ समझते हैं। अब आगे जो मैं बढ़ने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी नया रूल आया। अब सरकार को लगा यार ये बंदे तो, ये जो 2 कैटेगरी वाले बंदे हैं, ये तो कभी 182 से इससे ज़्यादा रहते ही नहीं है। अब भाई साहब 182 डेज से ज़्यादा रहोगे नहीं तो हम तुम्हें रेजिडेंट बनाएंगे नहीं। अब रेजिडेंट बनाएंगे नहीं तो तुम बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट को तो इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस फ्री हैं, टैक्सेस देने ही नहीं पड़ते। तो गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर आई। गवर्नमेंट क्या रूल लेकर आई? गवर्नमेंट लेकर आई एक नया रूल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ हाउएवर सच पर्सन। कौन से पर्सन? जो अभी 2 बताए। कौन से बताए? इंडियन सिटीजन वाला बंदा जो बाहर गया है जॉब के पर्पज़ से, या फिर एज अ क्रू मेंबर बाहर गया। दूसरा कौन सा बताया? इंडियन ओरिजिन का बंदा या इंडियन सिटीजन का बंदा जो अपनी फैमिली से यहाँ पे मिलने आया है, अगर उसकी इनकम, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है। कौन सी इनकम 15 लाख से ऊपर? अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, कौन सी इनकम 15 लाख से ऊपर है? टोटल इनकम में माइनस कर दो, टोटल इनकम से माइनस कर दो। कौन सी इनकम माइनस कर दोगे? जो फॉरेन सोर्सेज से आ रही है। क्या करना है? टोटल इनकम निकालनी है उसकी, जहाँ मर्जी से आ रही है, वट एवर द अमाउंट इज, जहाँ मर्जी से आ रही है, कितनी भी आ रही है, चेन्नई से आ रही है, चाइना से आ रही है, मद्रास से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, आउट ऑफ इंडिया आ रही है, इनसाइड इंडिया आ रही है, टोटल इनकम निकालेंगे। चाहे जापान से आ रही है, चाहे अमेरिका से आ रही है। टोटल इनकम निकालने का क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर दो। कौन सी इनकम माइनस कर दो? फॉरेन सोर्सेज की इनकम, जितनी भी इनकम आउट ऑफ इंडिया, उसको उसमें से माइनस कर दो, प्लस कर दो। 2 चीज़ कर दी, पहले टोटल इनकम निकाली, कहीं से भी आ रही थी, फिर उसमें से माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? जो उसको फॉरेन सोर्सेज से इनकम हो रही थी, मतलब फॉरेन कंट्री से जितनी इनकम आ रही है, प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे? ऐसी फॉरेन की इनकम जिसका मास्टरमाइंड यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है।
मतलब ऐसे बिजनेस जो फॉरेन में चलते हैं और कंट्रोल होते हैं इंडिया से। क्या करना है, x माइनस वाई प्लस जेड, सीधी फॉर्मूला है x माइनस वाई प्लस जेड। x क्या है, x है फॉरेन टोटल इनकम, कहीं से भी आ रही है, माइनस वाई क्या कर देना, माइनस वाई कर देना है फॉरेन सोर्सेज की इनकम, प्लस जेड कर देना है, जेड क्या प्लस करना है, ऐसी फॉरेन सोर्स की इनकम, उसको कंट्रोल इंडिया से किया जाता है। अगर उसकी वैल्यू जो ये फॉर्मूले में लगाया x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 लाख से ऊपर आती है, अगर उसकी वैल्यू 15 लाख से ऊपर आ जाती है तब उसको दो कंडीशन में से भी एक फुलफिल कर देता है तो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। पकड़ लिया गवर्नमेंट ने इनको यहाँ। पहले तो वही कि अगर भाई 182 डेज से ज़्यादा हो, 182 डेज से ज़्यादा तो बन गए रेजिडेंट। दूसरी क्या बोला, अगर तुम 182 डेज से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन पिछले साल क्या कहता है, ही हैज़ बिन इंडिया। सेकंड पॉइंट पढ़ो, ध्यान से सकते हैं। ही हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जिस साल की इनकम निकाल रहे हो इसलिए उससे पिछले 4 साल कितने डेज रहा है वो, 365। एंड जिस साल की इनकम निकाल रहे हो उस साल 182 डेज रहा है। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, x माइनस वाई प्लस जेड, और पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही लेकिन दूसरी हो रही है, दूसरी कौन सी, पिछले जिस साल की इनकम निकाल रहे हो उसके पिछले 4 साल में 365 डेज से ज़्यादा, और जिस साल की इनकम निकाल रहे हो उसमें 120 डेज से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा, आगे बात समझ, बहुत बढ़िया समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी कमेंट कर देना, बता दूंगा, टेंशन नहीं है कोई, ठीक है ना। अब ज़रा समझते हैं, आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे वर्ड बड़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, क्रू मेंबर भाई, क्रू मेंबर। हाँ, तो हम कर रहे थे क्रू मेंबर में नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैसे कैलकुलेट होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर द इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। ऐसे इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर है उसके नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया कैसे कैलकुलेट होंगे। तो सब कुछ सेम है लेकिन इनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया गया। भाई क्रू मेंबर है, रोज शिप लेके जापान चले जाते हैं, कभी कभी अमेरिका चले जाते हैं, फिर अमेरिका से कभी दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली से कभी कहीं चले जाते हैं। अब इनको क्या बोला, जिस दिन तुम एग्रीमेंट में साइन करोगे, मतलब जाने के लिए, डिपार्चर के लिए जिस दिन तुम साइन करोगे, अब साइन ये उसी दिन करते हैं जिस दिन इनको जाना होता है। मतलब अगर आज 8 बजे इनको निकलना है तो 8 बजे से आधा घंटा पहले अप्रॉक्सीमेटली इनसे साइन करवा दिए जाते हैं कि भाई तुम शिप लेके अब तुम जाओ, मतलब जो तुम्हारा वो है जहाँ पे तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, जो भी तुम्हारा टूर है। वो दिन इंक्लूड नहीं करना नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया काउंट करते हुए। और जब ये एंटर होते हैं, मतलब जब ये जापान जाके वापस आ गए महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और जिस दिन एंटर हुए इंडिया की बॉर्डर में उस दिन को भी इंक्लूड नहीं करना। आई मेरी बात समझ। पहले जब मैंने कराया था नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया, मैंने क्या बोला था, जाने के दिन को भी इंक्लूड करो नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया में और आने के दिन को भी इंक्लूड करो नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया में। लेकिन क्रू मेंबर के केस में ऐसा नहीं है, ना जाने के दिन को इंक्लूड करना है और ना आने के दिन को इंक्लूड करना है क्रू मेंबर के नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया निकालते वक्त। चलो जरा देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, कहाँ से एक्सक्लूड कर देना है नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया से, द डेट एंटर्ड इनटू द कॉन्टिन्यूएंस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। मतलब कॉन्टिन्यूएंस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब वो जा रहा है, ज्वाइन द शिप, जा रहा है वो शिप में ज्वाइन कर रहा है, कौन सी डेट, डेट एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूएंस शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वॉयज, जब वो वापस आ रहा है। जब वो कमेंस कर रहा है वो भी इंक्लूड नहीं करना, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम नहीं इंक्लूड करना, और एंडिंग वो भी इंक्लूड नहीं करना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड इंक्लूड नहीं करना, जहाँ छोड़ के गया और वापस आया वहाँ तक का, मतलब वो दिन 2 दिन से लेके तक कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। थोड़ा और बेटर समझने के लिए एक ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ज़रा समझते हैं इस एग्जाम्पल को। चलो देखते हैं क्या कहता है ये। मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीज़न है, मेंबर ऑफ क्रू मेंबर है वो, ठीक है जी। क्रू मेंबर है, कहाँ पे क्रू मेंबर है, सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप है, मतलब इंडिया से सिंगापुर जाता है, सिंगापुर से इंडिया आता है। चलो ठीक, बात समझ आ गई जी। 6 जून को उसको निकलना है, 6 जून को निकलना है, और क्या करना है, और देखते हैं आगे क्या लिखता है ये, नीचे क्या लिखता है, नीचे बॉक्स पढ़ रहा हूँ मैं। डेट एंटर्ड, निकलता कब है, 6 जून को निकलता है, और आता कब है वापस, 9 दिसंबर को।
6 जून और 9 दिसंबर को वापस आता है, मतलब 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक वो आउट ऑफ इंडिया रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब वो शिप में बैठ कर कहाँ चला गया, अपना सिंगापुर चला गया, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो इंडिया के बाहर ही रहेगा। तो 6 जून से 9 दिसंबर, अब 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक के ज़रा डेज काउंट करते हैं। चलो आज आंसर देखते हैं, एक बार काउंट करते हैं। जून में, जून के डेज कैसे काउंट होंगे, 30 महीने का जून होता है। 1 2 3 4 5 ये हटा दो, 6 मंथ हटाओ, 1 2 3 4 5 ये हटा दो। 6 जून से लेके 30 जून 25 दिन हो गए। जून के 25 दिन, ये देखिए ज़रा आंसर देखिए जो जहाँ डेज लिखे हुए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 187, जहाँ पर अकॉर्डिंग 187 जहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 25 दिन जून के हो गए, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन। आया कब वापस, ध्यान से देखते हैं, ऊपर चलते हैं। 9 दिसंबर को, तो 9 दिन दिसंबर के हो गए। टोटल आ गया 187। 187 डेज ऐसे डेज हैं जब वो आउट ऑफ इंडिया रहा। टोटल डेज कितने होते हैं इस साल में, लीप ईयर तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। अरे भाई साहब ये तो लीप ईयर है, 23-24 की काउंट करनी है, लीप ईयर है। तो कितने दिन हो गए इसके, 366 डेज टोटल हो गए, जिसमें से बाहर कितना रहा 187। टोटल डेज स्टे इन इंडिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 179 हो जाएगा। 179 है, ठीक है जी, 179 है। अब ये क्या है, क्रू मेंबर है। अब सबसे ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, क्रू मेंबर है। अब क्रू मेंबर के लिए मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि उसके लिए सिर्फ पहली कंडीशन ही फुलफ़िल करनी है। अब पहली कंडीशन कौन सी थी कि कम से कम 182 डेज रहे। अब भाई से यहाँ तो पहली ही फुलफ़िल नहीं हो रही, कहानी ख़त्म, कुछ नहीं करना, नॉन रेजिडेंट है। क्या कहानी ख़त्म, कुछ नहीं करना, नॉन रेजिडेंट है। बात समझ आ गई क्रू मेंबर के केस में कैसे निकालते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। अगर ना समझ आए तो कमेंट कर देना कि समझ नहीं आ रहा सर, सही से बताओ, बुरा नहीं मानूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब बात आती है जो मैं तुम्हें केस बता रहा था, जरा देखते हैं वो केस, मतलब मैंने बंद तो नहीं कर दिया कहीं, अरे बंद कर दिया कि, हाँ नहीं खोला। हाँ क्या कहता है ये, मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट करा दिया, अभी सेकंड को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ना। फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट पहला फर्स्ट का फर्स्ट करा दिया, रेजिडेंट करा दिया, और तीसरा करा दिया जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डीम्ड रेजिडेंट। अब भाई साहब ये क्या होते हैं, डीम रेजिडेंट नाम से पता चल रहा है धक्का मार के इन्हें रेजिडेंट बनाया गया गवर्नमेंट ने, कि इनसे टैक्स लेना है गवर्नमेंट को, लग रहा है अमीर पार्टी है इसलिए गवर्नमेंट को लग रहा है इनसे टैक्स लो। भाई साहब इनसे टैक्स लेना है तो गवर्नमेंट को धक्का मार के बोला अब तो तुम्हें हम रेजिडेंट बनाएंगे, तुम भले ही कोई कंडीशन ना फुलफिल कर रहे हो लेकिन हम तुम्हें रेजिडेंट बनाएंगे। कौन से ऐसे बंदे होते हैं बेटा, देखते हैं ज़रा कौन से बंदे होते हैं ऐसे, चलिए समझते हैं कौन से बंदे होते हैं ऐसे। डीम रेजिडेंट देखते हैं। हाँ जी, सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन 61A, ठीक है जी। सेक्शन याद रखना है, ये मत करना सेक्शन नहीं याद रखना, सेक्शन तो याद रखना है भाई। हाँ जी, डीम रेजिडेंट क्या है, सेक्शन 61A। चलो खोल देता हूँ जरा मैं अभी। 61A किसकी बात करता है, ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीज़न है। और भाई साहब 61A, सबसे पहले बात 61A किस पे रहेगा, ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीज़न है, और किसी पे लगेगा ही नहीं। जो इंडियन सिटीज़न नहीं उस पर 61A लगेगा ही नहीं, जो इंडियन ओरिजिन के उस पर भी 61A लगेगा ही नहीं। इस पर किस पे लगेगा 61A, सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीज़न। अब देखते आगे, अगली कंडीशन क्या है, जिसकी टोटल इनकम, वही याद आया, टोटल इनकम कौन सा, x माइनस वाई प्लस जेड, याद है या भूल गए। x क्या, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोटल इनकम निकाल लो उसकी, माइनस कर दो y, क्या y माइनस करना है, फॉरेन सोर्सेज की इनकम माइनस कर देनी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाली इनकम सारी माइनस कर देनी है, प्लस z क्या प्लस करना है, ऐसी इनकम, ऐसी फॉरेन सोर्सेज की इनकम जो कहाँ से कंट्रोल हो रही है, इंडिया से कंट्रोल हो रही है, जिसका मास्टरमाइंड कहाँ पे बैठा है, इंडिया में बैठा है। आई बात समझ में, x प्लस वाई माइनस जेड कर देना है। अब भाई सब ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड कर दिया, और वो किससे एक्सीडिंग होना चाहिए, 15 लाख से एक्सीडिंग होना चाहिए। अगर x माइनस वाई प्लस जेड 15 लाख से एक्सीडिंग हो गया है, उसके बाद एक कंडीशन और चेक करनी है। क्या चेक करना है, क्या उस पैसे पे कोई और कंट्री तो टैक्स नहीं ले रही। अगर उस पैसे पे कोई और कंट्री टैक्स ले रही है तो 61A नहीं लगेगा। अगर लेकिन उस पैसे पे कोई और कंट्री टैक्स नहीं ले रही तो 61A लग जाएगा। आई बात समझ में, अगर कोई और कंट्री उस पैसे पर टैक्स नहीं लेगी तो इंडियन गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर लेगी और बोलेगी कि मैं टैक्स लूँगी इस पैसे पे। देने पड़ेंगे भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया देने पड़ेंगे, कोई चारा भी नहीं। आगे बात समझ में, दोबारा समझते हैं।
इंडियन सिटीजन हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ जिसके टोटल इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा x माइनस वाई प्लस जेड, एक्सीड कर गया 15 लाख रुपए से, ऐसा 15 लाख से एक्सीड कर गया तो क्या होगा, अब फिर क्या देखना है कि उसकी कोई इसकी ये वाली इनकम कहीं और कंट्री में टैक्सेबल तो नहीं है। अगर किसी और कंट्री में टैक्सेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी, और ऐसे इंडिविजुअल को बोला जाता है डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट, आई बात समझ? चलो अब मैं तुम्हें सब बता दिया, मैंने तुम्हारा पहला पॉइंट खत्म करा दिया, रेजिडेंट बता दिया, डीम्ड रेजिडेंट बता दिया और नॉन रेजिडेंट बता दिया, ठीक है ना। अब मैं इसके सेकंड पॉइंट पे चलता हूँ। सेकंड से पहले ना थर्ड पे आ जाता हूँ। थर्ड वाला बढ़िया पॉइंट है, स्टेटस ऑफ डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट हमेशा 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 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। डीम्ड रेजिडेंट हमेशा 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 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। अब सेकंड पे चलते हैं। रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट के दो कैटेगरी खुलती हैं आगे। एक बंदा रेजिडेंट बन गया, उसकी दो कैटेगरी खुलेंगी, या तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब पक्का पक्का रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी मतलब कच्चा पक्का रेजिडेंट। आई बात समझ में? ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब पक्का पक्का रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब कच्चा पक्का रेजिडेंट। अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे बना जाता है। तो नॉट ऑर्डिनरी पढ़ेंगे, उसका उल्टा ऑर्डिनरी हो जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ, तो 6 का इसका सेक्शन क्या है? 6 सेक्शन 6 क्लॉज 6 क्या कहता है ये? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी बट, हाँ, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में 4 कंडीशन आती हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 4 कंडीशन है ये। 4 कंडीशन है ये। क्या है पहली कंडीशन? अच्छा, ये एक बार और, अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन गया, अगर उसने इस चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और चारों में से कोई भी फुलफिल नहीं करी तो ही वो बनेगा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आगे बात समझ? चारों में से एक भी कर दी तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी बनेगा। अगर चारों फुलफिल नहीं करी बोल रहा हूँ मैं, फुलफिल नहीं करी तो वो बनेगा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। इफ सच इंडिविजुअल हैज़ बिन नॉन रेजिडेंट, अगर वो इंडिविजुअल क्या है, नॉन रेजिडेंट है, इन द 9 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल का उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उससे पिछले 10 साल में वो 9 बार नॉन रेजिडेंट है। जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उसके पिछले 9 साल में वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो बन जाएगा RNOR, मीन्स रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आगे बात समझ में? जिस साल का निकाला जा रहा है उसके पिछले 10 साल में कम से कम 9 बार वो नॉन रेजिडेंट। पहली कंडीशन समझ आ गई। दूसरी कंडीशन, इफ सच इंडिविजुअल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हैज़ बीन इन इंडिया फॉर द पीरियड 729 और लेस, मतलब पिछले साल की इनकम निकाल रहे हैं, जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उससे पिछले 7 साल में अगर वो 729 डेज से कम रहा है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यही बात समझ आ गई? मतलब पिछले 7 साल चले जाओ, जिस साल के निकाल लो उससे पिछले 7 साल चले जाओ और उस दिन में डेज काउंट करो, नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया 729 से कम है तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट रुक जाओ थोड़ा, पहले फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ बहुत आसान है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ़, अगर वो इंडिविजुअल क्या है, इफ़ द इंडिविजुअल इज ए इंडियन सिटीजन हु इज़ डीम्ड रेजिडेंट। मैंने तुम्हें क्या कहा था, डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, क्या कहा था? वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। क्या कहा था मैंने उसको? वो हमेशा क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। चलो भाई समझ आ गई, 3 कंडीशन तो समझ आ गई। चौथी कंडीशन मैंने जो तुम्हें कराई थी ना अभी, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते वक्त इंडिविजुअल का क्रू, 3 नहीं कराए थे, क्रू मेंबर है वो, इंडियन ओरिजिन का मेंबर है वो, हाँ। तो तीसरी कंडीशन क्या कह रही थी, देखते हैं। इफ़, हाँ, वो किसके बारे में है? क्रू मेंबर के बारे में, इंडियन ओरिजिन के बारे में, जो बाहर गए थे विजिट पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, क्रू मेंबर है, या फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर चला गया, या फिर जो क्रू मेंबर है जो बाहर चला गया एज अ फॉर द शिप पर्पस। ठीक है ना? अगर वो बंदे, अगर ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बोल रहा हूँ, इतनी सन से समझ नहीं आएगी, ध्यान से सुनना। अगर वो इंडिविजुअल, कौन से? वो तीनों इंडिविजुअल इंडिया से बाहर गए ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर,
अब वो उसके लिए 2 कंडीशन होती थी रेजिडेंट बनने के लिए। मैं तुम्हें एक बार दिखाऊँ, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं समझ नहीं आएगा। दिखाता हूँ जरा, रुको जरा। ये तो कंडीशन थी ना, 15 लाख से ऊपर की इनकम हो गई है उसकी, 182 डेज से ज़्यादा हो जाए, या फिर पिछले साल 120 दिन या उससे एंड 4 साल पिछले उससे 4 साल 365 से ज़्यादा हो जाए। दूसरी कंडीशन में फोकस मारूंगा, दूसरी कंडीशन में ध्यान से सुन लो। दूसरी कंडीशन, वो बंदा 120 डेज से तो ज़्यादा रहा, वो बंदा 120 डेज से तो ज़्यादा रहा पिछले साल, लेकिन 182 डेज से कम रहा। 120 डेज से तो ज़्यादा रहा, लेकिन 182 डेज से कम रहा, तो वो क्या कहलाएगा? वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। वो बंदा पिछले साल 120 से तो ज़्यादा रहा, लेकिन 182 से कम दिन रहा। अब पढ़ते हैं ज़रा, अब ना समझ आएगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ना, एक बार रीड करेंगे, समझ आ जाएगा बात। क्या कहता है देखते हैं। 3rd पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। इंडियन ओरिजिन का बंदा है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। जिसकी टोटल इनकम कौन सी? वही x + y + z वाली, फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज की हटा के, लेकिन जो बाहर से आ रही है, कंट्रोल यहाँ से हो रही है, वो इंक्लूड करके एक्सीड कर गई, 15 लाख रुपए से ऊपर हो गई है। और स्टे कितना है? स्टे कितना है? हैज़ बीन इन इंडिया 120 डेज से ज़्यादा और 182 डेज से कम। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आगे बात समझ। मैंने तुम्हें सब करा दिया, मैंने तुम्हें क्या क्या कराया दिखाता हूँ जरा, एक बार दिखाता हूँ एक बार। मैंने तुम्हें रेजिडेंट करा दिया, मैंने तुम्हें डीम्ड रेजिडेंट बता दिया, मैंने तुम्हें नॉन रेजिडेंट बता दिया। रेजिडेंट बनने के बाद वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, वो भी मैंने तुम्हें करा दिया। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, वो भी मैंने तुम्हें करा दिया। ठीक है, सब समझा दिया मैंने तुम्हें। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना, और अगर समझ आ जाए तो 4-5 बंदों को और शेयर करना। ठीक है, अब तो यार तुम बोलोगे इतनी देर से बताई जा रहा है, नाम तो बताया ही नहीं इसने अपना। तो मेरा नाम है हरजोत सिंह फ्रॉम ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और किस टॉपिक पे और समझना है वो भी मुझे बता दो कमेंट पे, फिर मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो आपके साथ बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, बाय।